प्रिय मित्रों, आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। इस सभागार में उपस्थित सभी गुरुओं को सादर प्रणाम। गुरु के महत्व को रेखांकित करते हुए यह श्लोक मैं आपके समक्ष बोलना चाहता हूँ। वह है अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरम येन तद पद्म दर्शयितु मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात अखंड ब्रह्मांड में जो चर अचर में विद्यमान है, जिसने उसका दर्शन करवाया, उस गुरु को बारंबार प्रणाम है। अर्थात गहनतम अज्ञान के वातावरण में जो ज्ञान के प्रकाश का आभास करवा देता है, वही गुरु है और उसको बारंबार प्रणाम है। गुरु की गरिमा प्रस्तुत श्लोक से स्वतः परिपूर्ण हो जाती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महादेव है, अर्थात गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। श्री गुरु को आदर पूर्ण प्रणाम। संत कबीर कहते हैं, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र मासी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज हो जाए, सारे वनों की लकड़ियां लेखनी हो जाए, सातों समुद्र का पानी शाही हो जाए, तो भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। संत कबीर आगे भी कहते हैं, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश अर्पण कर देने पर भी यदि गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जानिए। गुरु की महिमा अपार है, अपरंपार है, परंतु आजकल गुरु के स्थान पर अध्यापक प्रतिस्थापित हो गया है। आज के समय में अध्यापन एक बिजनेस या एक प्रोफेशन पर रह गया है। पहले पैसा लेना और फिर पढ़ाना प्रीपेड सर्विस जैसी हो गई है। बहुधा दिखाई देता है कि अध्यापक पढ़ाते हैं, किताबों का रट्टा लगवाते हैं या फॉर्मूला समझाकर सवाल हल करना सिखाते हैं। ये तो पढ़ना हुआ, गढ़ना काम हुआ। गुरु पढ़ाता ही नहीं, गढ़ता भी है। गढ़ने का मतलब है उसे एक आकार देना। गुरु का काम यही है, तपाकर उसे एक आकार देकर भविष्य के लिए तैयार करना, ताकि शिष्य कहीं मात न खाए और जीवन में हमेशा चमकता रहे। गुरु का काम बहुत बड़ा है। माता पिता भाई बहन, तमाम रिश्तेदार, तमाम जानकार, जिनसे हमें दिन में कई बार संपर्क करना पड़ता है, सब हमारे गुरु हैं। सबके पास जिंदगी के अनुभव हैं। हम उनके दैनिक क्रियाकलापों को देखकर ही बहुत कुछ सीखते हैं। वेदों और पुराणों से भरे अपने सांस्कृतिक देश में हमने गुरु के सम्मान में आषाढ़, जून या जुलाई की पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा जैसे दिन भी निश्चित किया है। ये गुरु वेद व्यास के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वेद व्यास ने चारों वेदों, पुराणों और महाभारत को व्यवस्थित किया था। वेद और पुराण हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गुरु गढ़ता है, आकार देता है, मंजिल देता है तथा जीवन के उद्देश्य मार्ग पर अग्रसित करता है। संत कबीर कहते हैं, गुरु कुमार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे कोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर पाए चोट। गुरु कुंभकार के सदृश है, जो विभिन्न प्रकार से शिष्य की कमी को दूर करके उसके स्वरूप को निखारता है। भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट करता है कि आकार में कोई कमी न रह जाए। यदि बर्तन खराब तो कुंभकार जिम्मेदार, उसी प्रकार शिष्य बेकार तो गुरु जिम्मेदार। भारतीय संस्कृति वेदों पुराणों से ही निकली और कालांतर में नए नए परिधान धारण करती गई। यही कारण है कि गुरु को विशेष सम्मान देने के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन तय किया गया है। गुरु के लिए तो हृदय में हमेशा सम्मान रखना जरूरी है। गुरु के बिना गति नहीं होती, मतलब गुरु के बिना जीवन की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। गति गुरु से ही है।
हमारे चारों तरफ मौजूद चीज़ें जो हमें कुछ भी सिखा देती है वह हमारी गुरु है। गुरु का होता अध्यापक से बहुत ऊंचा है। आज हमें अपने विद्यार्थियों को गुरु की महत्ता के बारे में बताने की आवश्यकता है। उन्हें अध्यापक और गुरु के भेद को समझाना होगा। हमें उनको ये बताना चाहिए कि अध्यापक क्या है और गुरु क्या है, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अध्यापक गुरु से कैसे अलग है, गुरु और अध्यापक में से कौन बेहतर है। गुरु की धारणा मौलिक रूप से पूर्वी नहीं भारतीय है। गुरु जैसा शब्द दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में नहीं है। शिक्षक, टीचर, मास्टर ये शब्द है, लेकिन गुरु जैसा कोई भी शब्द नहीं है। गुरु के साथ हमारे अभिप्राय बिल्कुल भिन्न है। गुरु और अध्यापक में फर्क यह है कि अध्यापक सिर्फ अध्ययन कराने से जुड़ा है, जबकि गुरु अध्ययन से आगे जाकर जिंदगी की हकीकत से भी रूबरू कराता है और उससे निपटने के गुर भी सिखाता है। अगर इतिहास के पन्नों पर नजर दौड़ाएं तो हमें कई जगह पर अपने धार्मिक ग्रंथों और कहानियों में गुरु की भूमिका, उनकी महत्ता और उनके पूरे स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सामने युद्ध के मैदान में गुरु की भूमिका में थे। उन्होंने अर्जुन को न सिर्फ उपदेश दिया, बल्कि हर उस नाजुक वक्त में उसे थामा जब वह लड़खड़ाता नजर आया। लेकिन आज का अध्यापक इससे अलग है। अध्यापक गुरु हो सकता है, पर किसी गुरु को सिर्फ अध्यापक समझ लेना गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि सभी अध्यापक गुरु कहलाने लायक न हो। हजारों में से मुट्ठी पर अध्यापक ही आपको गुरु मिलेंगे। हमारे आसपास मौजूद तमाम लोग प्रकृति में व्यवस्थित हर चीज, छोटी या बड़ी, जिसमें कुछ सीखने को मिले, उसे हमने गुरु समझना चाहिए और उससे एक शिष्य के नाते पेश आना चाहिए। यूं तो गुरु से ज़्यादा महत्वपूर्ण शिष्य है। शिष्य से ही गुरु की महत्ता है। यदि कोई शिष्य उस गुरु से सीखने को तैयार ही नहीं है तो वो गुरु नहीं हो सकता। गुरुत्व शिष्यत्व पर निर्भर है। मानस प्रवर संत गोस्वामी जी महाराज गुरु शिष्य का चरित्र अंकित करते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाई माथा। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए। वे गुण जो अध्यापक को गुरुत्व की ओर ले जा सकते हैं। अब हम उस पर चर्चा करते हैं कि कैसे एक सामान्य अध्यापक निरंतर प्रयास कर अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ गुरु का स्थान पा सकता है। ये कुछ गुण हैं जो एक अध्यापक को गुरुत्व की ओर ले जा सकते हैं। वे हैं, अध्यापक अपनी विषय वस्तु में पारंगत हो, जो उसे पढ़ाना है उसके बारे में उसे कोई संशय न हो, वह उसे पूर्ण आत्मविश्वास से पढ़ा सके। अध्यापक का अध्यापन एवं उसकी भाषा साफ, सरल, रोचक एवं आकर्षक हो। अध्यापक न सिर्फ पढ़ाए बल्कि इस बात की भी चिंता करे कि जो वह पढ़ा रहा है वह कमजोर से कमजोर और होशियार से होशियार बच्चे को समझ आ रहा है। अध्ययन एवं अध्यापन रुचिपूर्ण हो, उबाऊ बिल्कुल न हो। अध्ययन और अध्यापन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो, रोजमर्रा की घटनाओं एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उनके उदाहरण देते हुए हो। अध्ययन अध्यापन द्विपक्षीय प्रक्रिया है, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अध्यापन का माध्यम आधुनिक हो तथा हमेशा अपने विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में रखकर अध्यापक में अच्छी श्रवण शक्ति हो, वह अपने बच्चों की बात को ध्यान से सुन सके। अध्यापक अच्छा परामर्शदाता हो। अध्यापक अपने नियमों के प्रति सुदृढ़ हो और पक्षपाती बिल्कुल न हो। अध्यापक अपने विषय वस्तु को क्रमवार रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम हो। अध्यापक समर्पण भाव से पढ़ाए एवं दिल से पढ़ाए, दिमाग से कतई न पढ़ाए। अध्यापक अपने बच्चों के प्रति स्वाभिमानी हो। अध्यापक एक आदर्श व्यक्तित्व हो। उसका अपनी कक्षा पर पूर्ण नियंत्रण हो एवं वह सबसे अपना संपर्क आसानी से बनाने में सक्षम हो। अध्यापक ऊपर से सख्त व अंदर से नरम हो। उसका उद्देश्य केवल एक अच्छा व्यक्तित्व तैयार करना हो। अध्यापक हमेशा सकारात्मक विचारधारा का हो। अध्यापक सदैव जिज्ञासु एवं कुछ नया सीखने को तत्पर हो। अब मित्रों, ये बात आती है कि जब समय परिस्थिति में एक अध्यापक गुरुत्व की ओर बढ़ता है और वह एक समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करता है, तो सवाल ये आता है कि हम कैसा समाज एवं राष्ट्र बनाना चाहते हैं।
गुरु का स्थान समाज एवं राष्ट्र जीवन में हमेशा सर्वोच्च रहा है और भविष्य में भी रहेगा। बचपन में माता पिता, बड़े भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई जी, बुआ मौसी, मामा मामी इत्यादि भी किसी न किसी स्तर पर हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का ही काम करते हैं। तरुणाई में मित्र, साथी एवं वयस्क होने पर जीवन साथी एवं कार्यस्थल के साथी भी कभी कभी गुरु का कार्य करते हैं। अध्ययन के दौरान हमको पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, समय से पर हमारा मार्गदर्शन कर, हमें प्रोत्साहित कर आगे का मार्ग दिखाने वाले अध्यापक हमारे जीवन में गुरु का स्थान लेते हैं। इसके अतिरिक्त अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु का भी अपना स्थान होता है। जीवन की जटिलताओं को दूर करते हुए सर्व कल्याण के सुगम मार्ग पर चलने की राह दिखाने वाले आध्यात्मिक गुरु को हम गुरु पूर्णिमा के दिन याद करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ऐसे देखा जाए तो हर व्यक्ति में अपने प्रियजन को मार्गदर्शित, प्रोत्साहित, प्रभावित एवं उद्वेलित करने की क्षमता होती है। वह समय समय पर करता भी है। ये सामने वाले पर निर्भर करता है कि वह दूसरे व्यक्ति से कितना ग्रहण करता है और उस पर कितना अमल करता है। जिनकी उचित सलाह, मार्गदर्शन, सीख एवं पढ़ाई से आपके जीवन में सफलता प्राप्त हुई और आप आगे बढ़े, आपने सब सुख, संसाधन एवं प्रतिष्ठा जुटाई, जीवन को जीने का अर्थ समझा और अपने जीवन को सफल बनाने की ओर अग्रसित हुए, वह सब आपके गुरु हैं। आइए हम सब इन महापुरुषों का वंदन एवं अभिनंदन करें। इनसे प्रार्थना करते हैं कि आगे भी हमारा ऐसा ही मार्गदर्शन करते रहे और अपनी कृपा बनाए रखें। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे समाज में आज आने वाली पीढ़ी को कैसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसा समाज एवं राष्ट्र चाहते हैं। उनमें ऐसी कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे हम विश्व पटल पर सभ्य समाज एवं सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में जाने जा सके। जब ये बात ध्यान आती है तो स्वाभाविक रूप से निम्न बिंदु सामने आते हैं। व्यक्ति मानव मूल्यों का पालक एवं पोषक हो। व्यक्ति सामाजिक विषयों पर संवेदनशील हो तथा सामाजिक असमानता एवं सार्वजनिक दोषों एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हो। व्यक्ति राष्ट्रभक्त हो, अपनी संस्कृति, सभ्यता, महापुरुषों एवं जीवन मूल्यों पर गर्व करता हो तथा हर परिस्थिति में उसकी पालना करता हो। व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पढ़ा लिखा, होशियार, सजग, स्वस्थ, मजबूत, आत्मविश्वासी एवं आत्मनिर्भर हो। व्यक्ति या तो अच्छी नौकरी करता हो या अच्छा व्यवसाय या व्यापार करने में सक्षम हो एवं अपनी विद्या में निपुण हो। हमारी शिक्षा बहुआयामी हो, जो शिक्षा के बाद रोजगार, व्यापार एवं व्यवसाय के साथ जुड़ना चाहते हैं उन्हें वैसा मौका मिले। जो साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान, खेलकूद, योग, व्यायाम, आध्यात्म, राजनीति आदि में जाना चाहे उनको वैसा अवसर प्राप्त हो। जो अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहे उनको वह अवसर उपलब्ध हो। रोजगार परक शिक्षा सबके लिए हो, यानी कि तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो। कला, संस्कृति, संगीत, इतिहास, राजनीतिक, विज्ञान, मेडिकल, खेलकूद, पर्यावरण आदि विशिष्ट प्रतिभा वाले लोगों के लिए हो। सामाजिक व्यवस्था जैसे न्याय, सुरक्षा, व्यापार, व्यवसाय एवं रोजगार के समान अवसर, स्वच्छता, पर्यावरण एवं शुद्धता निश्चित हो। यदि हम उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखकर आगे आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे तो हम वैसा ही समाज एवं राष्ट्र बनाएंगे जैसा हम चाहते हैं। अब मित्रों, अब सब गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज के जमाने में गुरुओं का युग धर्म युवाओं के बीच काम करना ही है। युवाओं के बीच काम करना ही आज का युग धर्म है। आज हम भारत देश पर निगाह डालें तो पाएंगे कि ये एक विशाल देश है जहाँ 130 करोड़ लोग रहते हैं। इन 130 करोड़ लोगों में तकरीबन 70 करोड़ युवा है। ये शायद विश्व की सबसे अधिक युवा आबादी है। इस मायने में हमारा देश एक युवा देश है। हालांकि हमारी संस्कृति, सभ्यता एवं अस्तित्व विश्व में सबसे पुराना है। एक युवा देश होने के नाते हमारे देश में कुछ स्वाभाविक लक्षण होने चाहिए, जैसे अत्यधिक शक्ति, जोश, स्फूर्ति एवं हर समय कुछ नया एवं विशिष्ट करने का जज्बा, नई उमंग, खेलकूद, साहसिक कार्य, अध्ययन एवं अनुसंधान, व्यवसाय, रोजगार, कला, संस्कृति, देशभक्ति, समाज सेवा,
नई तकनीक, फैशन, साज सज्जा आदि आदि। क्योंकि जहाँ युवा पीढ़ी होगी वहाँ ये कार्य स्वाभाविक रूप से नित नूतन तरीके से बढ़िया होने भी चाहिए। परंतु जो वास्तविकता पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि हमारे यहाँ इन सब में जिस अनुपात में प्रगति होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। इन सब कार्यों में विश्व स्तर की हमारी पूर्ण निपुणता, गुणवत्ता एवं संख्या बहुत कम है और हमारी युवा जनसंख्या के अनुपात में तो यह नगण्य है। इस पिछड़ेपन का मूल कारण क्या है? बहुत सोचने पर जो मुझे समझ आता है वह यह है कि हमारे नौजवानों को घर से लेकर विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय तक में न तो उचित शिक्षा मिली, न उचित प्रशिक्षण मिला और न ही उचित सलाह एवं प्रोत्साहन मिला। कहने का मतलब यह है कि युवाओं का स्वाभाविक विकास नहीं हुआ। उनका विकास व्याप्त रीति रिवाजों, परिस्थितियों, देखा देखी, दुष्प्रचार, गलतफहमी, गलत सरकारी नीतियों, राजनीतिक दलों की साजिशों और असामाजिक तत्वों के प्रलोभन से हुआ। उसका नतीजा है हर तरफ अफरा तफरी, आतंक, हिंसा, असंतोष, भ्रष्टाचार, शोषण, जातिवाद, बेरोजगारी, सरकारी नौकरी का लालच, सरकार पर पूर्ण निर्भरता, कामचोरी, हरामखोरी, अनुशासनहीनता, चोरी, डकैती, लूट, झूठ, हेराफेरी, मिलावट, कमतोल, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, बेवजह तनाव, नशाखोरी, सामाजिक असमानता आदि से हम ग्रसित हैं। हमारी युवा पीढ़ी और इसमें यह मानसिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसी भी राष्ट्र एवं समाज को यदि उन्नति के शिखर पर पहुंचना है, खुशहाल होना है, तो उस देश का युवा जब तक आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मनिर्भर, अपने अधिकारों एवं दायित्व के प्रति पूर्ण रूप से सजग, सामाजिक रूप से संवेदनशील, राष्ट्रीय रूप से देशभक्त, अपनी संस्कृति, सभ्यता एवं महापुरुषों का आदर करने वाला, मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतया विकसित और सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक देश उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। वहाँ का समाज प्रगतिशील एवं सभ्य नहीं हो सकता। अतः इस कालखंड में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और सामाजिक कार्य यदि कोई है तो वह है युवा पीढ़ी के बीच काम करना, उसको अच्छे से अच्छे पढ़ाना, लिखाना, प्रशिक्षण देना, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषयों की पूर्ण प्रामाणिक जानकारी देना और उनमें सामाजिक व राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, उनको इस देश की कला, संस्कृति, संस्कार एवं महापुरुषों के साथ जोड़ना और उनके प्रति गौरव का भाव पैदा करना, उनमें हर परिस्थिति में देश एवं समाज के हित में कुछ करते रहने का जज्बा पैदा करना, समाज के पिछड़े एवं दबे हुए उपेक्षित तबकों के प्रति दया का भाव नहीं, अपनेपन का भाव जगाना और लगातार उनके विकास के लिए कुछ करते रहने का भाव पैदा करना, नौजवानों को अच्छी नौकरी लगवाना और जो अच्छी नौकरी नहीं कर सकते उन्हें अच्छे उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करना, हर नवयुवक को अपने व्यक्तित्व को निखारने का सुअवसर प्रदान करना, उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना और अंततः उसको अपनी विद्या में एक कामयाब पेशेवर बनाकर सामाजिक जीवन में भेजना, यह है आज के समय का युद्धधर्म। अब ये सवाल उठता है कि ये सब काम कहाँ होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे और उन्हें कौन करेगा? इन सब प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नौजवान तैयार करने की प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह कोई एक दिन, एक सप्ताह या एक माह के प्रशिक्षण शिविर से पूरी नहीं होने वाली। नौजवान तैयार करने का काम विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में दिन प्रतिदिन होगा। इसको करेंगे प्रतिदिन पढ़ाने वाले अध्यापक, प्राध्यापक एवं प्रबंध के वरिष्ठ जन, और यह होगा एक विशिष्ट शैक्षणिक पद्धति का गठन कर उसको उपयोग में लाने से। वह विशिष्ट पद्धति है जिसमें अध्यापक का कार्य हो अच्छे से अच्छे पढ़ाना एवं पढ़ना। इसमें निम्नलिखित काम प्रतिदिन करने होंगे: पढ़ना, पढ़ाना एवं सिखाना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ रोज करते हैं। इसमें कई तरीके हैं, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहले अध्यापक अपना विषय कक्षा में पढ़ाता है तथा 4-5 दिन लगातार पढ़ाकर अपना एक यूनिट पूरी करता है। उसके बाद वो उसी यूनिट को पुनः पढ़ाने के लिए बच्चों से सहयोग लेता है। वो बच्चों से प्रेजेंटेशन करवाता है, कुछ बच्चों से असाइनमेंट लेता है, कुछ बच्चों से चार्ट बनवाता है, कुछ बच्चों से मॉडल बनवाता है, फिर यूनिट टेस्ट लेता है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर उस यूनिट पर एक अतिथि व्याख्यान करवाता है। इस तरह से सभी यूनिटों को पढ़ाकर उस विषय की शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूरी करवाता है। ये पढ़ने, पढ़ाने
एवं सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है, जिसमें विषय को पूरा होने तक हर बच्चा प्रेजेंटेशन भी देगा, असाइनमेंट भी देगा, चार्ट भी बनाएगा एवं मॉडल भी तैयार करेगा। बारी बारी सभी बच्चों का नंबर आ जाएगा। व्यवहारिक प्रशिक्षण, इसमें हर बच्चे को अपने कोर्स के दौरान भारत या विदेश के सबसे अच्छे प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग करने के लिए भेजना, वहाँ पर बच्चों के मुख्य विषय से संबंधित कोई एक अति आधुनिक मॉड्यूल का प्रशिक्षण दिलाना, वहाँ से एक सर्टिफिकेट अर्जित कराना। इसके बाद अंतिम सेमेस्टर में किसी इंडस्ट्री या प्रोफेशनल फर्म में इंटर्नशिप के लिए भेजना होता है। इस तरह उसकी पढ़ाई पूरी कराई जाए। इसी सारी प्रक्रिया में एक एक बच्चे का ध्यान रखा जाए। हर बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट प्रतिभा के रूप में विकसित होकर सामाजिक जीवन में भेजा जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। अंत में कई तरह की कंपनियां बुलाकर उसकी पसंद की नौकरी दिलवाई जाए। यदि वह नौकरी में रुचि नहीं रखता हो तो उसे अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यापार, व्यवसाय या उद्योग लगवाने का परामर्श दिया जाए। यदि वह आगे की पढ़ाई करना चाहे तो उसकी व्यवस्था की जाए। यदि वह अनुसंधान करना चाहे तो उसकी उचित सुविधा जुटाई जाए। यदि उसे किसी लोन की जरूरत है तो उसे लोन दिलवाने की भी व्यवस्था कराई जाए। बच्चे का पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखा जाए, जो कि आपके अभिलेखागार में सुरक्षित हो, ताकि हमारा उससे जीवन भर का संबंध स्थापित हो जाए। विद्यार्थियों के लिए एक मित्र, मार्गदर्शक एवं अच्छे गुरु का काम करना, ये सभी कार्य अध्यापक की सेवा कार्य का अनिवार्य हिस्सा हो। उसे इस काम को करना है और दिन प्रतिदिन करना है। ए टीचर हैज टू बी ए मेंटर और ए काउंसलर, एंड ए काउंसलिंग मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज और हर ड्यूटी। इसके साथ ही शैक्षणिक दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने, पढ़ाने और काउंसलिंग के अतिरिक्त ऐसी गतिविधियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार करते जाना, जिससे विद्यार्थी एवं अध्यापकों का सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक विकास हो, जिसमें उनमें राष्ट्रभक्ति, समाज के प्रति संवेदनशीलता, राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का भाव हर समय जागृत हो। इस कार्य को करने के लिए हम निम्नलिखित कार्यक्रम कर सकते हैं। समय समय पर विभिन्न महापुरुषों की जयंतियां बहुत ही प्रभावशाली तरीके से मनाना, ताकि उस कार्यक्रम में सम्मिलित लोग पूर्ण रूप से प्रभावित हो और उसमें ऐसा भाव पैदा हो जिससे लगे कि हमारे रगों में उन महापुरुषों का रक्त प्रवाहित हो रहा है एवं हम उनकी संतान हैं। हमें वे सभी काम करने चाहिए जो इन महापुरुषों ने अपने समय परिस्थितियों को देखते हुए किए। समसामयिक विषयों पर परिचर्चा विषय के विशेषज्ञों को बुलाकर की जाए। सामाजिक विषयों पर संगोष्ठी एवं सेमिनार आयोजित किए जाए। सामाजिक एवं संवेदनशील विषयों पर नाटकों के मंचन किए जाए। प्रेरणादायक, करुणापूर्ण, शिक्षाप्रद चलचित्र दिखाकर संस्कार दिए जाए। समाज सेवा के लिए नवयुवकों को समाज में ले जाकर सामाजिक कार्य कराया जाए। विभिन्न बीमारियों के निवारण, उपचार एवं रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाए। सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय एवं व्यावसायिक सोच रखने वाले पेशेवर व्यक्तित्व को बुलाकर व्याख्यान एवं प्रशिक्षण शिविर लगाए जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गीत, संगीत, नाटक, समूह एवं एकल नृत्य, रंगोली, पोस्टर, वाद विवाद, निबंध, समूह परिचर्चा, भूमिका निर्वाह आदि कार्यक्रम लगातार करवाए जाए। खेल कूद, व्यायाम, भागदौड़, योग एवं ध्यान आदि का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। एनसीसी, एनएसएस या स्काउट गाइड संस्था को आमंत्रित कर उनके कार्यक्रम करवाए जाए। इन सब कार्यक्रमों में युवा अपनी रुचि के अनुसार प्रतिभागी बने। ये सुनिश्चित करें कि हर युवा एक या दो गतिविधियों में जरूर प्रतिभागी बने, जिससे उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। प्राथमिकता के स्तर पर हम कौन से युवाओं को पढ़ाना चाहिए, किस पर सबसे पहले काम शुरू होना चाहिए, तो वह है गाँव से ताल्लुक रखने वाले गरीब एवं उपेक्षित वर्ग के नौजवान एवं सुदूर इलाकों में रहने वाले युवा। कहने का मतलब है ऐसे युवाओं को प्राथमिकता से शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना जिन तक कोई नहीं पहुंचता हो। रीचिंग टू अनरीच्ड एंड सर्विंग पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये मूल मंत्र होना चाहिए। यदि हम पूरी ईमानदारी एवं पूरी प्रामाणिकता से इस मिशन पर काम करेंगे तो समाज एवं राष्ट्र को जिम्मेदार नागरिक के रूप में युवा देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वे ऐसे युवा होंगे जो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, निपुणता, अनुशासन, जिम्मेदारी, सामाजिक संवेदनशीलता, राष्ट्रभक्ति के भाव से भरे होंगे। जहाँ जाएंगे सफल होंगे और अपनी छाप छोड़ेंगे। उससे बनेगा एक संवेदनशील एवं संस्कारी घर, परिवार एवं समाज, और उससे बनेगा सुदृढ़ राष्ट्र। पर इस महान कार्य को करने के लिए हमें बनाने होंगे
अच्छे अध्यापक। उसके लिए उनका ठीक से चयन करना होगा, उन्हें ठीक से प्रशिक्षित करना होगा, उन्हें ठीक से प्रोत्साहित करना होगा। जब तक अच्छा अध्यापक नहीं होगा बच्चा अच्छा नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। अच्छा अध्यापक होगा प्रोत्साहन, प्रशिक्षण एवं उचित मानदेय से, तो आइए समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दीजिए और लग जाइए अच्छा युवा एवं अच्छा अध्यापक बनाने में। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ मेरे व्यक्तिगत सुझाव हैं। बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए 6वीं कक्षा से ही उन्हें रोजगारपरक शिक्षा दी जाए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जाए जिसमें बच्चों का मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हो। ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें बच्चे समाज एवं देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। शिक्षा के मूल आयाम जैसे साहित्य, कला, क्रीड़ा, संस्कृति, इतिहास, अनुसंधान आदि पर विशेष ध्यान दिया जाए। इनकी उचित शिक्षा उचित समय पर उचित बच्चों को विशेष रूप से दी जानी चाहिए। उन पर सरकार एवं समाज को पैसा खर्च करना चाहिए। उनसे अर्थार्जन की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिसमें संप्रेषणशीलता का अभाव कतई न हो। इसके लिए गहन अध्ययन जरूरी है। इसके लिए नई पद्धतियों का गठन किया जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो बच्चों को सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी का नौकर नहीं बल्कि आत्मविश्वासी, उद्यमशील एवं स्वावलंबी बनाए। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि हमें मार्गदर्शन करने वाले ठीक से तैयार करने होंगे। वो कैसे होंगे? इसके लिए करने होंगे अच्छे अध्यापक तैयार। वे होंगे अध्यापकों की अच्छी पढ़ाई, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन। जैसे तकनीकी एवं व्यावहारिक कार्य लगातार करने से, वह भी एक बार करने से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास करने से होंगे। अध्यापक को रोज नया ज्ञान, तकनीकी प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन, पुरस्कार, उचित एवं पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए। अध्ययन और अध्यापन को समाज में सर्वाधिक प्रतिष्ठा का कार्य माना जाना चाहिए। यदि हम ये सब करने में सफल होते हैं तो हम एक सभ्य समाज एवं सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण की ओर अग्रसर होंगे। तब हम असल में बन सकेंगे अध्यापक से बढ़कर एक अच्छे गुरु। और अंत में गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए बात को समाप्त करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि एक सुप्त व्यवस्था व्यक्ति दूसरे को क्या जगाएगा, जगाने के लिए स्वयं पहले जागना पड़ेगा। नहीं है अब समय कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। समुन्नत एक हो भारत, यही उद्देश्य है अपना। स्वयं सब जागकर हमको जगाना है देश अपना। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। धन्यवाद।